Rabindranath Tagore University. Join the 100% digitally enabled, future-ready university. नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना काल में हमारा देश कई चुनौतियों से जूझ रहा है। कोविड-19 का बढ़ता संक्रमण, गिरती अर्थव्यवस्था वगैरह वगैरह। और इन्हीं सब दुश्वारियों के बीच देश में सियासत भी कम गरमाई हुई नहीं है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर बना हुआ है। ताज़ा मामला गिरती जीडीपी और कोरोना का है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर तीखे तीर चलाए हैं। कोरोना से निपटने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को उन्होंने भारत से बेहतर बताया है। राहुल के तीखे तंज कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और यही है हमारा आज का विशेष IMF रिपोर्ट और सियासी तीर। इस पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना का कहर और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। जी हां, ये बेहद गंभीर सवाल है और इस चुनौती से निपटने में देश की सरकार को खासी जद्दोजहद करना पड़ रही है। इधर विपक्ष है कि सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के मौजूदा हालातों पर सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। इस दफा राहुल गांधी ने एक ग्राफ शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने सरकार को इस मायने में घेरने की कोशिश की है कि देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने कोरोना का मुकाबला बेहतर तरीके से किया और हम नहीं कर पाए। इस ग्राफ में राहुल गांधी ने जीडीपी के आंकड़े दिए हैं, जिनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कोरोना काल में जीडीपी सबसे ज्यादा भारत की गिरी है। राहुल ने यहां तक कहा कि जीडीपी में बांग्लादेश जल्द ही भारत से आगे निकल जाएगा। IMF ने भी अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी में 10.5% की गिरावट आएगी। इससे भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन जाएगा, जो गरीबी के मामले में केवल पाकिस्तान और नेपाल से पीछे होगा। बांग्लादेश की जीडीपी 4% की दर से बढ़ी है। बांग्लादेश में सकल घरेलू उत्पाद $1877 तक पहुंच गया है। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी महज $11 अधिक है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव की जीडीपी ज्यादा होगी। गरीबी के मामले में पाकिस्तान और नेपाल ही भारत से पीछे रहेंगे। IMF की इस रिपोर्ट के हवाले से राहुल गांधी ने केंद्र पर भले ही निशाना साधा, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि जिन देशों से तुलना वो कर रहे हैं, जनसंख्या के लिहाज से भारत उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जिस तरह की परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने समूचे विश्व को इस विषम हालातों से निपटने का उदाहरण दिया है, उसे भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। कोरोना काल में सिर्फ भारत ने ही आर्थिक मोर्चे पर मात नहीं खाई है, बल्कि इस वैश्विक महामारी ने दुनिया के ताकतवर देशों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई तो है कोरोना काल में, और देश के ही हालात ये नहीं है, समूचे विश्व में कमोवेश हालात एक जैसे ही हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह जी हैं। राकेश सिंह जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। गौरव चतुर्वेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत। शंकरलाल तिवारी जी, माफ कीजिएगा, शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। शंकरलाल जी, आपका बहुत स्वागत। जिक्र सबसे पहले शुरू करते हैं चर्चा चौधरी राकेश सिंह जी से। राकेश सिंह जी, बताएं, हालात नाजुक हैं, अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी लड़खड़ाई हुई है हमारे देश की। कोरोना से भी हम जूझ ही रहे हैं, तमाम दुश्वारियां इस वक्त देश में हैं। सरकार जो है कई दुश्वारियों से जूझ रही है, कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में राहुल गांधी जो बयान देते हैं, राहुल गांधी जिस तरह का उन्होंने IMF का ग्राफ शेयर करते हुए बताया है, ठीक बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है कोरोना की वजह से, और धीरे धीरे कोशिश यही है कि देश जो है इन परिस्थितियों से उभर कर आगे आए और एक नई ऊंचाइयों को वो छुए। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से तुलना करके केंद्र सरकार पर, हमारे देश की जीडीपी पर जिस तरह से जो हमला किया गया है, कितना उचित मानते हैं आप इसको? अविनाश जी, पहले तो मैं इस बात के लिए कि विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं
इसके लिए बधाई देता हूँ। दूसरा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही है तो वो किसी रिपोर्ट के आधार पर नहीं है, तथ्यों के आधार पर नहीं है। ये देश भी जानना चाहता है कि इस कोरोना के संक्रमण काल में जहां पूरा विश्व परेशान है, उस स्थिति में हमारी सरकारें हमारा कैसे बंदोबस्त कर रही है। एक तरफ तो ये रिपोर्ट आ रही है IMF की कि हमारी GDP जो है ग्रोथ 2021 में बांग्लादेश से भी कम हो जाएगी। अब आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ अगर कोरोना के मैनेजमेंट में देखा जाए इस आपदा में ही, तो हमसे बेहतर स्थिति में पाकिस्तान जा रहा है, हमसे बेहतर स्थिति में अफगानिस्तान जा रहा है। तो ये अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अगर इस तरीके के ग्राफ दे रहा है और वो ग्राफ जनता के बीच में आना चाहिए, हमारी वास्तविक हकीकत सामने आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कहाँ हम पिछले 6 वर्षों में विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, आज स्थिति ये हो गई कि हम एशिया के भी गुरु नहीं रह पा रहे हैं। हम इन छोटे छोटे देशों से भी पिछड़ रहे हैं जो हमारे आगे बिल्कुल कहीं कुछ नहीं थे। ये 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था, देश की बेरोजगारी, देश की व्यावसायिक व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था जी, आदरणीय मोदी जी ने, कि नौजवानों को पकौड़े तलना चाहिए। अब वो स्थिति उनकी जो उन्होंने जो शब्द कहे थे कि पकौड़े तलना सीखना चाहिए, मैं समझता हूं जब हम अफगानिस्तान से पीछे होंगे, पाकिस्तान से पीछे होंगे, हम बांग्लादेश से पीछे होंगे, तो फिर हमारे नौजवान पकौड़े ही तलेंगे मोदी जी के मार्गदर्शन में। वो राकेश जी तरक्की नहीं करेंगे। राकेश जी, एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। ठीक बात है, विपक्ष का काम है सरकार को आगाह करना और सवाल करना सरकार से, जो भी मौजूदा हालात है उनको देखते हुए, ये उसका अधिकार भी है, दायित्व भी है। लेकिन क्या सिर्फ तंज कसना ही उचित है? कोई सलाह मशवरा भी दिया जा सकता है? दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी ऐसी कोई बात की जा सकती है जो सरकार उस चीज को ध्यान दे, सरकार को सुझाव भी दिए जा सकते हैं कि चलिए भाई, ये वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व इससे पीड़ित है और ऐसी स्थिति में हम विपक्ष की भूमिका को बेहतर और बना के सकारात्मक रूप से कुछ सुझाव दे सकते हैं। ये बात भी की जा सकती है। राकेश जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, आपकी बात दुरुस्त है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर सुझाव दिए। जब नोटबंदी की तब उन्होंने सुझाव दिया। जब आपने कोरोना हिंदुस्तान में एंटर हो रहा था, जब आप ट्रंप को रेड कारपेट बिछा रहे थे और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, तब आदरणीय राहुल गांधी जी ने आपको चेताया कि ये वैश्विक महामारी है, इसमें आर्थिक स्थिति बहुत भयावह होगी। आप विरोधी की बात सुनना ही नहीं चाहते हो। इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबकी बात सुन के बात करने का जो मादा रहता था, वो आदरणीय मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। ना ही वो पत्रकारों से कोई बात करते हैं, ना ही वो विपक्ष के किसी नेता से बात करते हैं, ना ही वो उद्योगपतियों से बात करते हैं, ना ही वो किसान का जब मुद्दा लाते हैं तो किसान से बात नहीं करते हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं सारे विषयों का विशेषज्ञ हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विरोधियों को कोई तवज्जो ना देना, उनकी बात को, सुझाव को ना मानना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा घातक है जो मोदी जी कर रहे हैं। तो समय समय पर राहुल जी ने दिया है सुझाव। राकेश जी, आपके पास लौटूंगा। शंकर लाल जी, क्या कहेंगे? जिस तरह की बात उन्होंने राकेश सिंह जी कह रहे हैं कि विरोधियों की जो है, विपक्ष की कभी भी सुझाव माने नहीं, जो किया सरकार ने अपने मन से किया और ना किसानों की सुनी ना विपक्ष की सुनी, क्या कहेंगे? उस पर मैं आऊंगा जी। 1-2 मिनट के समय आपको देंगे। आपने प्रश्न किया था कि ठीक है हमारे हालात खराब हो गए, ठीक है परिस्थिति जन्य और होगी, पर क्या हमारी समय हमारे देश का विपक्ष या हमारे देश के विपक्ष का नेता जब बॉर्डर में रोज पाकिस्तान और सीमा में सीज़फायर तोड़ रहा हो, रोज आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा हो, विश्व के पटल में हम उसके मामले में खड़े हो, विश्व के पटल में उसे राष्ट्र संघ की तरफ से दिवालिया घोषित करने के लिए हम प्रयासरत हो दुनिया के देशों में, उसकी जांचें चल रही हो कि वो आतंकवादी देश है कि नहीं है। इन परिस्थितियों में आपका प्रश्न ये था
कि तंज कसना, सुझाव देना, कोई ऑफेंसिव अटैक भी करना विपक्ष का काम है। पर आपने शुरू में कहा था कि यदि इन छोटे छोटे देशों की जीडीपी या कोरोना संक्रमण की संख्या या जीडीपी का आईएमएफ के आधार पर आप आंक रहे हो, तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान की आबादी और हिंदुस्तान की आबादी के आधार पर जो हमारे ऊपर परिस्थितियां देखने को, उसमें आज की सरकार ने कुछ किया ही नहीं और सिर्फ दहशत फैलाने का काम, सिर्फ खून परोसने का काम। जो जितनी तेजी से डाउन होता है वो उतनी तेजी से अप भी करता है। अगर आज किन्हीं कारणों से आईएमएफ का अनुमान है, कोई आईएमएफ रिजल्ट निकालने के लिए नहीं बैठा, उसने एक अनुमानित किया है और उस अनुमानित कालखंड में हमारे पास, देश के नौजवान के पास, मजदूर के पास, किसान के पास, उद्योगपति व्यापारी के पास समय है और उस समय का उपयोग आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बाद एक तरफ सरकारें, चाहे जो सरकारें रही हो, राज्य की या केंद्र की, सब अपनी अपनी ताकत पर कोरोना से लड़ रही है और दूसरी तरफ उनके काम धंधे चालू हो जाए। शंकरलाल जी, एक बात, शंकरलाल जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा देश है, तमाम बातें हैं और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने पर भी जोर दिया है, लेकिन आप देखें कि पिछले 6 महीनों में जब से ये कोरोना जो है हावी हुआ है हमारे देश पे, लॉकडाउन के बाद फिर अनलॉक हुआ, इन तमाम जद्दोजहद के बीच बहुत सी नौकरियां गई हैं लोगों की, वेतनों में कटौती हुई है, तमाम चीजें हुई हैं। इसके लिए कहीं से कहीं तक कोई रोड मैप बनता हुआ सरकार की तरफ से या कोई ऐसी कोई बात होती दिखाई नहीं दी, ना कोई भरोसा दिलाया गया देश के नौजवानों को जिनने नौकरी खोई है, जो वेतन कटौती की मार झेल रहे हैं और तमाम तरह की दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं। जी, अब आप कहिए अपनी बात। आप जरा देखिए कि एकदम से ये कह देना, आपने ये अपने चैनल पे बताया है कि मध्य प्रदेश के स्तर पर राज्य की सरकार ने केंद्र की सरकार की मदद से ही गाँवों में मनरेगा के लिए भरपूर बजट भेजा है, हर पंचायत में काम शुरू हो जाए और स्थानीय स्तर पर ही काम मिल जाए, उसके प्रयास किया पहले स्तर पर। दूसरा स्तर पर मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और राज्य की सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने स्किल वर्कर के लिए, कुशल वर्कर के लिए जो अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने बाकायदे एक ऐप जारी किया और उस ऐप के माध्यम से तमाम लोगों को काम पर लगाया। मैं आपकी बात से नई तुपाकी नहीं कर रहा हूँ, नौकरियां नहीं है, लोगों को परेशानियां हुई है, देश जैसा कि आप कर रहे हैं, देश संकट में है और इस संकट के समय में ये तंज मेरे मित्र का विश्व गुरु बनने गए थे, एशिया के। चलिए शंकरलाल जी चर्चा की का जो समय है हमारे पास थोड़ा सा कम होता है, इसमें सभी पक्षों की बात सुन ली जाए, सभी अपनी बात रख लें, ये हमारी कोशिश होती है। गौरव चतुर्वेदी जी, आपने राकेश जी को भी सुना, शंकरलाल जी को भी सुना। ये जो समस्या है ये वैश्विक समस्या है, हमारा देश भी जूझ रहा है और इन हालातों से निपटने के लिए सरकार के प्रयास भी सामने हैं और विपक्ष के तंज भी सामने हैं। गौरव जी क्या कहेंगे? अविनाश जी, तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जाती है जी, तो विपक्ष और मीडिया जी दोनों के साथ सौजन्यता को समाप्त कर दिया जाता है। सवाल इस बात का नहीं है जी, तुलना हमें किससे करना चाहिए और किससे नहीं जी, भले हमारे विरोधी देश हो, शत्रु देश हो जी, लेकिन अगर वहां कोई काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है या वहां की परिस्थितियों से हम खराब तरीके से काम कर रहे हैं तो उसमें सुधार की एक आवश्यकता है। आपने सवाल किया था कि सौजन्यता निभाई जाना चाहिए, सलाह दी जाना चाहिए कि क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं, लेकिन जब सरकार सुनना ही ना चाहे, बात चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, हम मध्य प्रदेश सरकार पर भी एक मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं आपका कि किस तरीके से मीडिया में तथ्यों को ना आने देने का प्रयास किया जा रहा है। आप वल्लभ भवन में, आप पीएचक्यू में एक सामान्य व्यक्ति बनकर सामान्य जांच के साथ अंदर जा सकते हैं, लेकिन जब उसी वल्लभ भवन में आप अपने पत्रकार होने का कार्ड दिखाते हैं
तो आपको तत्काल बाहर कर दिया जाता है। ये सरकार की तथ्यों को छुपाने की कोशिश है। इस तरीके की जब कोशिशें होती हैं तब विपक्ष के जो तंज होते हैं वो देश की जनता के भले के लिए। जी राकेश जी क्या कहेंगे? मैं कुछ कहना शंकर जी आपके पास आपके पास लौटूंगा। राकेश जी क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूं, मैं 100% चौबे जी की बात से सहमत हूं कि अगर कोई तथ्य है तो उनको उजागर करना चाहिए। अगर चलेंगे और हो स्थिति तो हम कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर लेंगे। इसलिए अगर तथ्य हमारे सामने होंगे तो हम अपने भविष्य को ठीक कर सकते हैं। IMF की वो है, अभी क्लियर कर लेंगे, उन्होंने संभावना प्रकट की है। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये जो प्रोटेक्ट करती है वो 100%, 99% सही होता है तिवारी जी। इस दौर में जी तो के आधार पर और सुधार करें और राहुल गांधी जो सलाह दी है उसको भी आत्मसात करें और सुनने की क्षमता रखें। विरोधी को भी मौका दें, उनके सुझाव भी सुने, पत्रकारों के भी सुझाव सुने, तभी देश अच्छी तरीके से आगे चलेगा। मेरा ये मानना है। अकेले जी सब विषयों के जानकार है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। जी शंकरलाल जी क्या कहेंगे? राकेश जी का कहना है साफ तौर पे कि विपक्ष को भी सुना जाना चाहिए और बातें जो है तथ्य को छुपाने से चीज खत्म नहीं हो जाती। कोई चीज को छुपा लिया जाएगा तो उससे समस्या का हल नहीं हो जाता। चीजें सामने रखी जाएं, इस एक पारदर्शिता हो और तभी जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं और चीजों को और बेहतर किया जा सकता है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हालात अभी भी गंभीर हैं शंकरलाल जी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, लोगों को रोजगार देना और तमाम जो चीजें हैं, कहा बहुत कुछ जा रहा है लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो सच्चाई जो कहा जाता है उससे परे है। ये भी एक सच है। और जैसा चौधरी राकेश सिंह जी कह रहे हैं कि विपक्ष को भी सुना जाए, यदि कोई सलाह मशवरा दिया जाता है तो उसे सुना जाना चाहिए, लेकिन सरकारें सुन नहीं रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आश्वस्त करूंगा और आप भी देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने, आम आदमी की जेब में पैसा कैसे पहुंचे, आम आदमी का परचेजिंग पावर कैसे हो, उसको काम धंधा कैसे मिले, ये सारे प्रयास सर्वांगीण तरीके से हो रहे हैं। आप जानते हो, अभी डिबेट में डिटेल पर एक विषय पर बात नहीं, पर मैं इनकी इस बात को बड़ी विनम्रता से खारिज करता हूँ कि किसी से बात नहीं होती। मैं सोचता हूँ सर्वाधिक जनता के बीच में और बात करने वाले अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी जी हुए। और जहां तक निर्णयों की बात है जी, एक सिस्टम है देश के अंदर, विपक्ष को बैठकों में बुलाया जाता है, विपक्ष की संसदीय समितियों में उपस्थितियां है, कोई भी सदन चलता है, सत्र चलता है, अलग अलग सिस्टम से किसी भी विषय पर विषय विशेषज्ञ और बिना विपक्ष के और तमाम दलों के, चाहे सत्ता पक्ष से जुड़े हो चाहे विपक्ष से, उनसे चर्चा किसी न किसी स्तर पर होती है। अब इसको कोई क्या करे कि आप कभी जाकर के अंदर चर्चा भी करोगे और पार्लियामेंट में बहस भी करोगे और बाद में आकर के कह दोगे कि हमसे कोई पूछता नहीं, हमसे चर्चा नहीं होती। अभी एक बात में बड़ी विनम्रता आदरणीय चौबे जी को कहूंगा, अन्यथा नहीं। मुझे एक बात पे तकलीफ हुई है कि जो आपने उदाहरण दिया, मैं सोचता हूँ भाई साहब, मैं भी आपके आसपास का हूँ और मैंने भी मीडिया में कुछ दिन आप सबके साथ में रह के काम करना सीखा है जी। मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर मीडिया जितना आज की तारीख में सक्रिय है, जितना आज तेजी से वो काम कर रहा है और जितना स्वतंत्रता उसे प्राप्त है और जरूरत है और मिलनी चाहिए। आपको कहीं कठिनाई लगी है, मैं आपकी कठिनाई के साथ में हूँ, पर वल्लभ भवन पत्रकार जाते हैं, अब ये गौरव चतुर्वेदी जी ने जो कहा, उन्होंने कुछ देखा होगा, उनके अपने निजी अनुभव होंगे, तभी उन्होंने इतनी जिम्मेदारी से ये बात कही है शंकरलाल जी, वरना इस मंच पे इस जी काफी जिम्मेदार पत्रकार हैं गौरव चतुर्वेदी जी, उन्होंने जो कहा है तो उनका कुछ अनुभव रहा होगा शंकरलाल जी, ऐसे ही कोई बात नहीं कह दी जाती। शेयर कर रहा हूँ, आप मैंने पहले कहा कि अन्यथा न लीजिएगा। उनको अगर कोई ऐसा इंसान, यदि कोई ऐसा घटनाक्रम है, वरिष्ठ पत्रकार है, और इसको स्वयं
अगर चाय लेंगे तो वार्तालाप में ठीक कर सकते हैं कि ऐसा किसने या ये किसकी दृष्टता है, मेरी समझ में मतलब। चलिए ये विषय नहीं है हमारा चर्चा का शंकर लाल जी कि वल्लभ भवन में किसको जाने दिया जाता है किसको नहीं जाने दिया जाता, पर बात जो हो रही है इस वक्त जी मीडिया में कुछ जाता नहीं, विषय नहीं है शंकर लाल जी। उन्होंने एक बात रखी थी, कई बातें जो होती हैं शंकर लाल जी चर्चा के दौरान कई चीजें के उदाहरण दे दिए जाते हैं, बात वो भी विकास की कर रहे थे, वो भी कोरोना काल में जिस तरह के दौर से हमारा देश और प्रदेश गुजर रहा है उसी पर वो अपनी बात रख रहे हैं। तो बात रखते रखते उन्होंने ये बात भी रख दी, कोई ना कोई उदाहरण दिया जाता है। बहरहाल चर्चा का विषय जो है हमारा कि जिस तरह शंकर लाल जी आप बात तो सुनिए मेरी बात, आप जो कह रहे हैं वो आपके तर्क हैं, गौरव चतुर्वेदी जी जो कह रहे हैं वो उनका एक अनुभव है, उन्होंने साझा किया हमारे साथ। लेकिन बात जो मुद्दे की है वो ये है कि देश में जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं, हमारे देश में जो गरीब है, नौजवान है, जिनके रोजी रोजगार छिन गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी इस बीच हुई हैं हमारे देश में। रहा सवाल विपक्ष यदि तंज कस रहा है, विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है तो उसका आप जवाब दें, और यदि विपक्ष के आरोप गलत है, आधारहीन है, तो सही क्या है वो भी जनता के बीच में आना चाहिए शंकर लाल जी, ऐसा मैं मानता हूं। राकेश जी अंतिम प्रतिक्रिया क्या देंगे आप? शंकर लाल जी आपके पास लौटूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे भी लूंगा। राकेश जी क्या कहेंगे? सीधे सीधे ये बात है कि अगर किसी रिपोर्ट के आधार पर कोई बात की जाए, उसको मद्देनजर रख के बात की जाए तो उसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता जी। कहते हैं ना कि 100 बक्का और 1 लिखा, अगर लिखी हुई बात है और आप जबान से कुछ भी कहते रहे, अगर राहुल गांधी जी ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये स्थिति हिंदुस्तान की है, हमें उससे सजग होना चाहिए और उसको बजाय इसके रूप में लेके कि राहुल जी ने कही है, इसको तो इसके रूप में लेना चाहिए कि हमारी वास्तविक स्थिति इस समय ये है और हमें इसमें सुधार करना। शंकर लाल जी संक्षेप में आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए, उसका अंतिम प्रतिक्रिया मैं गौरव चतुर्वेदी जी से लूंगा जी। मेरा कुल आग्रह पूर्वक निवेदन पूर्वक इतना कहना है कि आईएनएस की रिपोर्ट हो, चाहे इससे मिलती जुलती वर्ल्ड लेवल की या एशिया लेवल की या देश की कोई भी एजेंसी हो, वो कोई भी सर्वेक्षण अगर दे रही है, मैं आईएनएस की रिपोर्ट को ब्रह्मा का कोई वाक्य नहीं मानता हूँ, उसके आगे पीछे हम जा सकते हैं, हम जंप करेंगे। लेकिन एक बात है, ब्रह्मा का वाक्य तो नहीं है शंकर लाल जी, लेकिन इशारा तो है कि कुछ तो है जिसमें जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल जी उन्होंने जो कहा, इन सारी रिपोर्टों का अध्ययन, इन सारी रिपोर्टों का आधार बिल्कुल, लेकिन जमीन पर कुछ होता हुआ दिखाई दे, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिलता दिखाई दे, हमारे गरीबों को खाना जो है वो मिले, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। गौरव चतुर्वेदी जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेने के बाद मैं चर्चा का समापन करना चाहूंगा, क्या कहेंगे? देखिए, आईएमएफ ने रिपोर्ट जो प्रस्तुत की और आईएमएफ जैसी संस्था के बारे में जो राकेश चतुर्वेदी जी ने कहा है जी, संस्था की विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार की बात खड़ी नहीं की जा सकती है जी। और अगर वो हमारे सामने कोई तथ्य को रख रही है तो उसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं। शंकर लाल जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि वो जंप करेंगे, लेकिन वो जंप करने के प्रयास होते हुए हमें नजर तो आए। हम दोनों सरकार से, केंद्र सरकार से आशा रखते हैं कि इस तरीके के प्रयास किए जाएंगे कि अगर जो आईएमएफ की रिपोर्ट है उसमें हम इस तरीके से बेहतर तरीके से सुधार करें, और वो तथ्य भी जनता के सामने रखे जाना चाहिए कि इस आधार पर आईएमएफ ने ये कहा था और हमने इस आधार पर यह काम कर ये लक्ष्य प्राप्ति की। जी, बहुत जरूरी है हर चीज में पारदर्शिता बढ़ती जाए, विपक्ष की बात भी सुनी जाए, विपक्ष भी जो है सिर्फ तंज और ताने मारने का काम ना करे, यदि कोई सरकार बेहतर काम कर रही है तो उसे भी अप्रिशिएट करे। जहां तक मैं समझता हूं राकेश सिंह जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, शंकर लाल जी आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। चर्चा में हिस्सा लिया आप सभी ने, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और रहा सवाल ये कि आईएमएफ की रिपोर्ट के हवाले से जो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीर चलाए हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हालात देश के विषम हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कोशिश सरकारें भी कर रही हैं कि इन हालातों से उभरें, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाएं, देश में एक खुशनुमा माहौल बने, और सबसे पहली बात तो यह है कि हर हाल में कोरोना को किसी भी तरीके से हराया जाए, उसी के बाद जो है बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। विपक्ष भी जो है अपनी भूमिका सकारात्मक निभाए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस वैश्विक महामारी से हम निपटने का काम करें और मिलकर इस देश को एक नई दिशा
की ओर लेकर जाएं, यही हमारी मंशा भी है, सरकारों की भी यही मंशा है। लेकिन ये होता हुआ दिखाई दे, ये तभी पता लगेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, ज्वाइन द 100% digitally enabled, future ready university।